नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। अपने एजुकेशन लाइफ में जब ग्रेजुएशन कर रहा था, बल्कि इंटरमीडिएट, तो कुछ कहानियाँ मैंने लिखी थी। अब जब खाली हो गया हूँ तो कभी कभी उनकी याद आती है और उन कहानियों को याद करके कुछ कहानियों को मैंने लिपिबद्ध किया है। उसी में एक कहानी उड़ान लीलावती के हौसलों की भी है। ये कहानी एक प्रकार से मेरे प्राइमरी एजुकेशन के दौरान घटित होने वाली किसी घटना पर आधारित है। इसीलिए इसमें यथार्थ के साथ थोड़ा सा मैंने अपनी कल्पना का समन्वय किया है, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल ज़मीन छोड़ दूं। लगभग मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो सकता है। तो आइए मेरे साथ इस कहानी का आनंद लें। उड़ान लीलावती के हौसलों की। उड़ान नामक संस्था के उद्घाटन समारोह में मुख्य कार्यालय का अपार जनसमूह के जयकारे के मध्य फीता काटते समय लीलावती की आंखों में खुशी के आंसू मचल पड़े थे, जिन्हें उसने बड़ी संजीदगी के साथ अपने रुमाल में समेट लिया था। पूरे इलाके के लोग उसकी इस पहल पर बाग बाग हो उठे थे। आसपास के क्षेत्र की अनाथ और बेसहारा बच्चियों के लिए यह एक अकल्पित योजना थी, एक ऐसी संस्था की क्रियान्वित का शुभारंभ जो आसपास की बच्चियों की, उनके स्वास्थ्य और सम्मान की, उनकी कल्पनाओं को साकार करने की यथास्थिति पर निरंतर नज़र रखा करेगी और यथासंभव विविध विसंगतियों का समाधान किया करेगी। लेकिन यही एक जिज्ञासा भी चतुर्दिक हिलोरे लेने लगी थी कि इन जनोपयोगी योजनाओं का शुभारंभ कराने वाली यह लीलावती आखिर है कौन। हर कोई एक दूसरे से कानाफूसी कर रहा था कि चर्चा ही चर्चा में जो खुलासा हुआ सुनकर सभी चौंक पड़े थे। उनके अनुसार शहर से बहुत दूर बसी यह एक बदनाम बस्ती थी, जहां आज उक्त कार्यक्रम का बड़े जोर शोर के साथ शुभारंभ हुआ था। इसमें एक ऐसी जाति विशेष के लोग रहते थे जिनका पेशा बन चुका था अपनी बच्चियों से नाच गाना कराना। यही कारण था कि वहाँ के लगभग हर परिवार में बच्चियों के जन्म पर बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। उन्हें बड़े नाजों से पाला पोसा जाता था और थोड़ा बड़ा होते ही उनके नाच गाने की तामील शुरू कर दी जाती थी। उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। उच्च प्राथमिक स्तर तक का विद्यालय तो गांव में ही था और बगल के गांव में माध्यमिक स्तर तक का, पर इस बस्ती की शायद ही किसी बच्ची ने 8वीं तक की शिक्षा पूरी की हो। लड़कों का हाल भी बेहाल था। बच्चियां किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते नाच गाने में दक्ष हो जाती और फिर अपने परिवार की आमदनी का जरिया बन जाती। शादी ब्याह में उनकी बड़ी मांग थी। मनोरंजन के माध्यम के रूप में और उत्सव के किसी भी आयोजन में उनकी भागीदारी लोगों के स्तर बोध का पैमाना बन जाती थी। इतना ही नहीं, अब तो रोज़ शाम को उनके कोठों पर मुजरे की महफिल जमने लगी थी, जिसमें शहर और आसपास के इलाकों के सोहदे, रईसजादे और अय्याश किस्म के लोग शिरकत करने लगे थे। शाम होते ही तबले की थाप के साथ घुंघरुओं की रुनझुन और कोकिल कंठी आलाप के साथ वाह वाह की आवाज़ों से सारी बस्ती गुलजार होने लगती थी और देर रात तक गुलजार रहती थी। फिर नोटों की बरसात हुआ करती थी। फूलवती, कलावती, झूलनबाई, धन्नोबाई जैसे न जाने कितनों के कोठे मशहूर हो गए थे, परंतु कोढ़ में खाज यह थी कि ऐसी लड़कियों को परंपरागत शैली में विवाह करने की अनुमति नहीं थी। उनकी नथ उतारने की एक घिनौनी प्रथा प्रचलित थी। ऐसी कुंवारी लड़कियां एक विशेष प्रकार की नथ पहनती थी, जो उसे उतारता वही उनका शौहर माना जाता, लेकिन वह उसके साथ विदा न होकर पिता के घर में ही रहती थी और नथ उतारने वाले की रखैल मान ली जाती थी। ये नथ उतारने की रस्म बड़े जोर शोर से आयोजित होती थी। निर्धारित तिथि पर बाकायदे नथ उतारने का समारोह आयोजित होता था। उस समय किसी भी उम्र का कैसा भी व्यक्ति जो सबसे बड़ी बोली लगा देता, वही उसकी नथ उतारने का हकदार बन जाता। घर वालों के निर्णय के आगे लड़की को मजबूर होकर झुकना पड़ता था।
भले ही उसकी कमाई से घर का सारा खर्च बर्च चलता था, पर यहाँ उसकी बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। इस प्रकार बेटी की कमाई पर ऐश करना इस बस्ती की परंपरा बन चुकी थी। ऐसी बच्चियों की इससे भी बड़ी विडंबना थी उन्हें नाच गाने की दी जाने वाली यातनापूर्ण तामील। नाचना गाना, पुरुषों को कामुक बनाकर आकर्षित करना और अश्लील हरकतें कर उनकी जेब खाली कराने की भरपूर अदाएं उन्हें सिखाई जाती थी, और रंच मात्र भी भूल हो जाने पर चमड़े के पट्टे से जानवरों की तरह उनकी पिटाई होती थी। इसलिए शाम को जिन कोठों से तबले की थाप, घुंघरू की आवाज़ और गीत गज़लों की सरगम गूंजती थी, उन्हीं घरों से दिन भर दिल दहला लेने वाली सिसकियां और दर्द भरी आवाज़ें भी। इसी बदनाम बस्ती के एक परिवार में लीला का भी जन्म हुआ था। माँ कामनी और मौसी यामिनी प्रसिद्ध गज़ल गायिकाएं थीं। पड़ोसी गांव के एक अय्याश शराबी बुजुर्ग पर रसूखदार जमींदार ने इन दोनों की ही बहनों की नथ उतारी थी। न चाहते हुए भी मजबूर होकर उन दोनों बहनों को इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा था, लेकिन इससे उनके परिवार का रुतबा अपने समाज में बहुत बढ़ गया था। इस प्रकार की घटनाओं के कारण भी नथ उतारने की इस रस्म को नकार देना बस्ती वालों के लिए संभव नहीं था। समय बीतता रहा और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ दिन बाद कामनी गर्भवती हुई तो पूरे परिवार ने बेटी जन्मने की मन्नत मांगी और फिर लीला के पैदा होने पर बड़ी खुशी मनाई गई। लेकिन बाप की पूरी कोशिश रही कि वह अपनी बेटी को नाचने गाने के दलदल में न फंसने दे। वह उसे पढ़ा लिखा कर एक सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर देना चाहता था। इसीलिए वह लीला को निरंतर प्रेरित करता रहा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे और इस दलदल से दूर रहने की कोशिश करे। वह उसे उसका घर बसाने के सपने भी दिखाया करता था। माँ यामिनी भी इस बात से पूरी तरह सहमत थी। पढ़ाई में लीला अव्वल निकलने लगी तो माँ बाप को लगा कि उनके सपने अवश्य ही साकार होंगे। लीला भी मुजरे से घृणा करने लगी थी। साथ ही अन्य लड़कियों की दुर्दशा पर उसे दया आती थी। कुछ करने की सोचती पर मन महसूस कर रह जाती। इधर बीच में उसका दुर्भाग्य भी टपक पड़ा और उसके 8वीं पास होते ही पिता चल बसे। पिता के परलोक गमन के साथ ही उसकी कल्पनाओं का महल भी रेत के धुएं की तरह ढह गया। इधर 14 वसंत के होते होते वह निकलने लगी तो माँ के साथ ही मौसी, मामा मामी और नाना नानी उसे नाच गाने के उसी पुश्तैनी धंधे में उतारने की सोचने लगे जिससे वह सख्त नफरत करती थी। सभी सोचने लगे थे कि इस धंधे में उसे उतारकर अच्छी कमाई की जा सकती है। इस कारण और भी कि उस जैसी कमसिन और होनहार लड़की उस बस्ती में एक भी नहीं थी। लीला लगातार नकारती रही और घर वाले उसे मजबूर करते रहे। इसी कश्मकश के बीच कामनी के कोठे पर आने वाले एक अय्याश की नज़रों में लीला की जवानी कसकने लगी। उसने सोचा कि यदि इस लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाए तो शायद कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। परिस्थिति ऐसी है कि लड़की आराम से उसके साथ भाग जाने के लिए तैयार हो जाएगी, फिर इसे भोगने में खूब आनंद आएगा और बाद में किसी दूसरे शहर के कोठे पर इसे बेच देने पर काफ़ी अच्छी रकम भी मिल जाएगी। उसने बड़ी चालाकी से जाल फैलाकर चुक्का फेंकना शुरू किया और सचमुच नासमझ लीला उसमें बड़ी आसानी से फंस भी गई, क्योंकि वह तो इस बदनाम बस्ती के नर्क कुंड से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहती थी। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और उस अय्याश के झांसे में आकर योजनानुसार एक घुप अंधेरी रात में वह उसके साथ निकल भागी, ऐसी जगह शरण लेने के लिए जहाँ रहकर वह अपनी कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भर सकेगी। सच भी था, कल्पनाशील किशोर मन उत्साह के ऐसे आवेग में संभावित विसंगतियों की चिंता भला कब किया करता है। आंखें तब खुली जब बहुत देर हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि वह बुरी तरह
चली गई है, पर न तो वह छटपटाई और न हिम्मत हारी। सही वक्त का इंतज़ार करते हुए उसने यह तय कर लिया कि यदि परिस्थितियां काबू में नहीं रहीं तो आत्महत्या कर लेगी, पर न तो झुकेगी और न ही आत्मसमर्पण करेगी। इधर दलाल भी बिल्कुल शांत सा रहा, क्योंकि लीला के घर वाले जब उसे खोजते खोजते उनकी शरण स्थली के आसपास पहुंच गए, तब उसने लीला को दूर किसी दूसरे शहर में एक सेठ की कोठी पर पहुंचा दिया, जिसे एक जीवन संगिनी की तत्काल जरूरत थी, पर उसके मन मुताबिक रिश्ता कहीं तय नहीं हो पा रहा था। इसके लिए वह मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। लीला को देखते ही उसकी लार टपकने लगी। इधर लीला भी धीरे धीरे बहुत कुछ समझ चुकी थी। उसने हिम्मत से काम लिया और मन ही मन एक योजना बनाकर सेठ से कहा कि वह अकेले में उससे कुछ बात करना चाहती है। उसे भगाकर लाने वाले दलाल ने भी इसके लिए अपनी सहज सहमति दे दी, क्योंकि उसे अब तो लीला को कहीं न कहीं ठिकाने लगाना ही था। अंत में तय हुआ कि लीला एक रात सेठ के साथ रहेगी, और यदि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो अगले ही दिन सेठ दलाल को तय कीमत अदा कर देगा। लीला ने सोचा, अब तो वह फंस ही चुकी है, पर सेठ के घर उसे स्थायी ठिकाना मिल सकता है। वैसे वह बहुत बुरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि भले ही वह कोठे पर नहीं बैठी थी, पर पुरुष नज़रों को परख लेना तो उसका खानदानी पेशा था ही। सेठ उसे पाकर फूला नहीं समा रहा है, यह अनुभव कर उसने यह भी तय कर लिया कि यहाँ उसकी गुजर बसर आराम से हो जाएगी। उसने सेठ से यह वचन ले लिया कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसे भी लीला को अपनी अर्धांगिनी बनाकर रखना पड़ेगा। उसकी इस शर्त पर सेठ ने सहर्ष हाँ कर दिया, तो लीला ने उसे समझाया कि वह दलाल को एक भी पैसा दिए बिना भगा दे, और यदि वह उस पर किसी भी प्रकार का अनैतिक दबाव बनाए तो पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दे। ऐसा ही हुआ। लीला और सेठ के बदले हुए तेवर से दलाल की सारी हवा निकल गई। धमकी के साथ जो थोड़ा बहुत मिला उसे लेकर चुपचाप खिसक जाना ही उसने उचित समझा और हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। इधर लीला के घर वाले भी उसे खोज खोज कर थक गए तो शांत होकर बैठ गए, और लीला ने सेठ के साथ अपना घर बसा लिया। लीला की सुंदरता पर तो सेठ मर मिटा ही था। उसके पूर्ण आत्मसमर्पण ने उस पर वशीकरण सा कर दिया। परिवार में और दूसरा कोई था ही नहीं, तो लीला के सानिध्य में वह और भी अभिभूत हो उठा। लीला उसकी पूरक तो बन बैठी ही, भाग्य ने भी साथ दिया और उसका व्यापार ऐसा चल निकला कि लाखों में खेलने लगा। इधर लीला ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और दो प्यारे से बच्चों की माँ भी बन गई। इधर पति की सलाह और आर्थिक सहयोग से उसने अनाथ बच्चियों की मदद के लिए एक संस्था बनाकर काम करना शुरू कर दिया, जो कुछ ही दिनों में एक आंदोलन बन गया। अब वे दोनों केवल उस शहर के ही नहीं, बल्कि बाहर दूर दूर तक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में जाने जाने लगे। उनकी उड़ान संस्था को व्यापक लोकप्रियता मिलने लगी। इसी बीच लीला को अपने परिवार की यादें सताने लगी। उसने सेठ से इस बाबत बात की और फिर बहुत सोच विचार कर वहां जाने का निर्णय लिया। लीला को सहसा उस रूप में देखकर उसके घर वालों ने ही नहीं, पूरी बस्ती ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। सेठ और उसके दोनों बच्चे सभी के चहेते बन गए। बातचीत के मध्य लीला ने अपनी बचपन की सहेलियों की जानकारी ली, तो प्रायः सभी किसी न किसी दुर्दशा का शिकार मिली। सभी ने उसके संघर्ष की कहानी सुनकर उसके हिम्मत की दाद दी और उसकी सफलता के लिए उसे बधाई देते हुए अपनी और अपने बच्चों की अपेक्षित मदद करने का आग्रह किया। लीला ने अनाथ बच्चियों की मदद के लिए अपने द्वारा चलाए जाने वाले उड़ान अभियान की उन्हें जानकारी दी, तो वे सभी उससे मदद की गुहार करने लगी। सेठ को पता चला तो उसने भी उन सभी को भरपूर मदद का आश्वासन दिया, और दिन दो दिन आनंद के साथ बिताकर वे वापस लौट आए। लौटने के बाद वे बस्ती के लोगों से मिले प्यार से बहुत अभिभूत थे।
धीरे धीरे स्थानीय नेताओं, अधिकारियों, अन्य संबंधित लोगों से मिलकर उन्होंने उस इलाके के उत्थान के लिए चर्चा की तो सभी तैयार हो गए। थोड़ी सी आर्थिक विसंगति आई तो सेठ ने खुद ही सहयोग कर दिया। योजना बनी और उसकी क्रियान्वित भी शुरू हो गई। प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर एक भव्य इमारत बनाई गई जिसमें अनाथ और बेबस लोगों के लिए अनेक प्रकार की सुविधा मुहैया कराई गई। नाचने गाने वाले परिवारों के लिए उसी प्रकार की सुविधा जुटाई गई जिससे कि वे सम्मान के साथ अपने पुश्तैनी धंधे से जुड़े रह सकें। कई संस्थाओं और टीवी चैनलों ने उनमें रुचि ली और इस संभावना को बलवती बना दिया कि अब इस बदनाम बस्ती के साथ ही इस पिछड़े इलाके के दिन भी बदलेंगे। आज उन्हीं समस्त कार्यक्रमों को संचालित करने वाली इमारत का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था जिसका फीता लीलावती ने काटा था। इसमें स्थानीय सांसद, विधायक और अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया था। इन सभी के मध्य इस बदनाम बस्ती की कीचड़ से एक दिन निकल भागने वाली वही लीला आज सभी की आंखों का तारा बन बैठी थी, जिसकी आंखों से अभी भी खुशी के आंसू लगातार टपक रहे थे और वह उन्हें अपने रुमाल में समेटती चली जा रही थी। तो मित्रों, मेरी एक कहानी जो मुझे याद आई आप सभी के साथ शेयर किया। आशा है कि आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसकी चर्चा करें। थैंक यू, धन्यवाद।